की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, हम अभी तक जिन आसनों का अभ्यास या छोटी छोटी क्रियाओं का सरल अभ्यास करते आ रहे हैं, अभी कोई बहुत कठिन अभ्यास नहीं कराया जा रहा। जैसे जैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, कुछ और आसनों को डालने का विचार बना है, लेकिन अभी कुछ समय बाद कुछ और आसनों को हम डालेंगे। आज एक छोटी सी जानकारी स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लेंगे। त्वचा रोग। त्वचा हमारी शरीर का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। रोम को जब बंद हो जाती हैं, जहां से पसीना आता है, हमारे शरीर में बहुत से ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते। इन रोम कूपों के बंद हो जाने से स्किन प्रॉब्लम आती है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा पाचन तंत्र और निष्कासन दोनों में अनबैलेंस हो जाना। पाचन का गड़बड़ होना माना कब्ज का अधिक रहना, कब्ज का अधिक रहना माना अम्ल का अधिक बनना। वास्तव में त्वचा रोग जो है, यह पित्त का रोग है। जिनके शरीर में एसिडिटी ज्यादा रहती है, निरंतर बनी रहती है, और एसिडिटी बनने का मुख्य कारण हमारा भोजन होता है, और भोजन अधिक मात्रा में खाना या खाकर उसको पचा नहीं पाना, और जब भोजन पचता नहीं है तो वह जाके आंतों में सड़ता है तो अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार यहां से त्वचा के रोग शुरू हो जाते हैं। त्वचा पर खुजली होना, ये लक्षण होते हैं कि त्वचा रोग आ गया है। या फोड़े फुंसी होना, ये भी त्वचा के लक्षण है कि अब त्वचा का रोग कहीं ना कहीं शरीर पर है। खारिश होना, खाद होना, खुजली होना, है ना। तो कई बार ये प्रॉब्लम्स हम प्राय शरीर में देखते हैं, तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा। चकते पड़ जाते हैं कई बार, है ना, गुमरियां पड़ जाती हैं। तो ये एलोपैथी में इसका इलाज वैसे तो नहीं है, साइड इफेक्ट बहुत हैं। जो भी त्वचा के रोगों के एलोपैथी दवाइयां देती हैं, और डायबिटिक वालों को बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए हमें अपने भोजन में बदलाव, नित्य प्रति योगा, आसन, प्राणायाम आम इन त्वचा रोगों से, क्योंकि जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, कहीं ना कहीं वह जो बंद रोमकूप होते हैं जहां से पसीना आता है वह खुल जाते हैं। और जहां अगर फोड़े फुंसी होते भी हैं, है ना, तो अगर शुरुआत होगी जब पसीना निकलेगा तो रोमकूप खुलेंगे, तो वो फोड़े फुंसी वही खत्म हो जाएंगे। जब हम आसन में क्रियाएं करते हैं या प्राणायाम के भिन्न भिन्न प्राणायाम में हम प्राण वायु को अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, तो इसके लिए वैसे तो सभी आसन हमें करने चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर त्रिकोण आसन, अर्धचंद्रासन, भुजंग आसन, धनुरासन, प्राय हम इन आसनों का अभ्यास क्लास में कराते ही रहते हैं। दूसरा, जिनको स्किन प्रॉब्लम रहती है वह चावल, खटाई, मिठाई, मैदा युक्त भोजन ना खाएं। फिर सुनेंगे, उनको चावल नहीं खानी, खटाई वाली चीजें नहीं खानी, ज्यादा मीठा नहीं खाना, मैदा युक्त भोजन नहीं खाना। ठीक है। अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, कई रूप में आप अंकुरित कर कर सुबह इसका साबुत अनाज का अंकुरित करके नाश्ता करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। उबली हुई बॉइल्ड वेजिटेबल, उबली सब्जियों का सेवन करें, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं सब्जियां। और नींबू पानी का जितना अधिक सेवन कर सकते हैं, अभी तो सर्दी है, सर्दी में भी आप एक बार मॉर्निंग में लेमन ले सकते हैं पानी के साथ, या दिन में या पश्चात, दिन में जब भी समय मिले। और गर्मियां आ जाए तो जैसे शिकंजी के रूप में हम लोग बना लेते हैं, लेकिन चीनी मत डालिए उसके अंदर, वैसे नींबू पानी लीजिए, ज्यादा बेनिफिट देगा। चीनी हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक है, ये भी अम्ल बनाती है। खांड यूज कर सकते हैं, शक्कर यूज कर सकते हैं, चीनी अपनी रसोई से निकाल दीजिए। जो भी चीनी यूज करते हैं ये फैट भी बढ़ाती है, यह पित्त अम्ल बनाती है,
शरीर में जाकर। जो चाय में चीनी डालकर लेते हैं वह मत लें, खांड डाल लें अगर जरूरत पड़ती है, और अगर फीकी पी लेंगे ना तो बहुत सी बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये, और नारियल के तेल में ना कपूर डालकर, जहां पर अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है, नारियल के तेल में कपूर डालकर हल्का सा गर्म कर ले और उसकी मालिश उस स्थान पर करें जहां पर स्किन की प्रॉब्लम है, कहीं दाग आ रहे हैं, है ना, उसकी मालिश करेंगे तो बहुत जल्दी आराम आएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। आसन पर बैठ दोनों टांगे सीधी कर ले, एड़ियां पंजे मिलाए, पैर की अंगुलियों को ढीला छोड़ आगे पीछे करते जाएं। प्रयास करें केवल उंगलियों को आगे पीछे करें, जिससे कि आपके जो पंजों की नसें होंगी ना वह प्रभावित हो जाएंगी। रुके, अब पंजों को ताने कि पूरी टांग की नसें खिंच जाए। अपनी ओर पंजों को लाए, फिर बाहर की ओर ताने, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। शक्ति लगानी है, ढीला ढाला नहीं करना। अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। शांत हो जाए, पंजे मिले रहे, दोनों पंजे दाएं मोड़िए, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आ रुके, पंजे मिले रहे, पंजों को गोलाकार स्थिति में घुमाएं, बड़े से बड़ा शून्य बनाएं, इतना ताने की टांगों की नसें खींच जाए। जितना शरीर को क्रियाओं में तानेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उतने शरीर की नाड़ियां खुलती जाती हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज करें, शांत। दाहिनी टांग से साइकिलिंग करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, घुटने के नीचे से पकड़े और टांग को इस प्रकार चलाएं। शांत हो जाएं। बाएं टांग से इसी प्रकार इस क्रिया को दोहराएं। बाएं घुटने के नीचे से दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, प्रयास करें। जब आप टांग सीधी करें तो आपका बायां पंजा दाएं पंजे से आगे चला जाए। वास्तव में खिंचाव ही प्रभाव है,
क्रियाओं में जितना शरीर को खींचेंगे उतना प्रभाव। शांत हो जाएं। अब दाहिनी टांग को इस प्रकार मोड़े, दाएं हाथ से घुटना बायां एड़ी के नीचे झूला, दाएं टांग को झुलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। शांत। इसी प्रकार बाएं टांग से दोहराएंगे, दाएं हाथ एड़ी के नीचे रखें, बाएं हाथ से घुटना पकड़े, शांत। बाएं टांग सीधी। एक गहरा लंबा श्वास भरे छोड़े, गहरा लंबा श्वास। जब भी थकावट हो कुछ क्षण बैठ गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें, आई हुई थकावट दूर हो जाती है, प्राणों का प्रभाव पूरे शरीर में होने लगता है। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, बाई हथेली से तलवे के ऊपर रखें, दाई हथेली बाई हथेली के ऊपर, इस प्रकार पंजा पकड़ ले। धीरे धीरे दाहिनी टांग उठाएं, मन की आंखों से टांग पर आए खिंचाव को देखें और मन ही मन शुभ संकल्प चलाएं कि मेरी दाहिनी टांग पूर्णतः स्वस्थ, एक एक नाड़ी का अवरोध खुलता हुआ, पंजा एड़ी टकना घुटना। धीरे धीरे वापस एड़ी आसन पर टांग सीधी करें, बाई टांग से दोहराएं। दाई हथेली पहले रखें, बाई हथेली उसके ऊपर, धीरे धीरे टांग उठा घुटना सीधा कर दें, जबरदस्ती नहीं उठाएं, जितना उठता है। इस प्रकार रक्त संचार पूरी टांग में बहुत तीव्र गति से होने लगता है। धीरे धीरे एड़ी आसन पर लगाएं, बाई टांग सीधी कर लें, भरिए एक गहरा लंबा श्वास। बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को मोड़िए, इस प्रकार की दोनों पैरों के तलवे मिलाएं, हथेलियों का ग्रिप बनाकर पंजों को पकड़ लें, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबा दें, एड़ियां अपनी ओर लाएं, गर्दन सीधी करें, श्वास भरें,
श्वास बाहर, घुटने ढीले, बारंबार घुटने ऊपर नीचे। इस क्रिया को बारंबार दोहराते जाएं। एड़ियों को अधिक से अधिक अपनी ओर खींच कर रखें। नेत्र बंद रहें। शांत। दोनों टांगे सीधी करें। गहरा लंबा श्वास भरें। एड़ियां पंजे मिलाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठे। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर। रीढ़ गर्दन सीधी। नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। आवृत्तियां। अनंत पूर्वक श्वास को भरना है कंठ तक। प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकालना। 3 बार दोहराएं। पेट, मध्य भाग एवं फेफड़ों को प्रभावित कर जाए श्वास। दिन में समय मिले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास 5 मिनट 3 मिनट जरूर कीजिए। शांत हो जाएं। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में। 2 के अनुपात में होठों को मध्य से गोल करते हुए ओ का उच्चारण। 1 के अनुपात में होठ मिलाकर म का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण 3 बार। श्वास भरें। ओ।
दोनों हाथों की अंगुलियों को कोमलता से नेत्रों पर सहराते हुए आंखें खोले, दोनों टांगे सीधी करें, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, चक्की चालन आसन का अभ्यास करेंगे। पेट की अतिरिक्त चर्बी को समाप्त कर देता है यह आसन। ग्रिप बनाए हथेलियों की, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को पंजों के बाहर से निकालें। जिन साधकों की कमर में अधिक दर्द है, आगे झुकने वाली क्रिया का अभ्यास ना करें। मन की आंखों से ध्यान को अपने नाभि पर केंद्रित करें और वहां पर दबती हुई नस नाड़ियों को देखें। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में घुमाएं। रिलैक्स, शांत हो जाए। दोनों हाथ दाएं बाएं, विश्राम। यहां हम एक आसन लेने जा रहे हैं, गोमुख आसन। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी। गायनी के जितने भी रोग होते हैं, मैक्सिमम रोगों का निदान गोमुख आसन से हो जाता है। जिनसे यह क्रिया ना हो पाए, वह पालथी मारकर भी कर ले तो आधा लाभ तो मिल ही जाएगा। और जो पूर्ण स्थिति में पोज बना सकते हैं वैसा पोज बनाएंगे, देखेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग को बाईं टांग के नीचे से निकालें, मोड़ते हुए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए बाईं टांग के नीचे से निकालें। ठीक, दोनों हाथ का सहारा लेके हल्का सा उठिए और दाहिने पैर की एड़ी या जो पिंडली होती है ना, उस पर बैठ जाइए। जो कर सकते हैं इस प्रकार से करें। तो दाहिनी टांग मोड़ी हमने, उसकी एड़ी पर बैठ गए, या मध्य में पिंडली होती है ना, उस पर बैठ गई। अब बाईं टांग मोड़िए, दाहिनी ओर ले जाइए, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर आ जाए। ठीक है, और पंजा आसन पे रहेगा। अब बायां घुटना ऊपर है ना, तो बायां बाजू सामने लाइए, कंधे से कमर की ओर हथेली को मोड़ दीजिए, दायां बाजू पीछे ले जाइए, हथेली ऊपर कर दोनों हथेलियों को नजदीक लाकर पकड़ ले, गर्दन सीधी रखेंगे। जिनसे पालथी मार के नहीं हुआ, वह केवल बाजुओं वाला पोज बनाए। गो मुख आसन, हमारे जो दोनों घुटनों की आकृति होती है, गऊ के मुख की तरह बन जाती है। मासिक धर्म की सभी प्रकार की इनमिताएं समाप्त हो जाती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बहुत सुंदर दबाव आने से बहुत से ऐसे रोग जो हार्मोन्स के अनबैलेंस होने पर उम्र बढ़ने के साथ आते हैं, वह नहीं आते। वापस पहले अपना बायां बाजू नीचे लाएं। ठीक, दायां बाजू भी ढीला छोड़े,
दाएं हाथ से बाएं पैर का टकना पकड़कर ना बाईं टांग सीधी कर दीजिए। अब दोनों हाथ का सहारा लेते हुए हल्का सा ऊपर उठे, दाहिनी टांग को भी बाहर निकालकर सीधा कर दीजिए। एक श्वास का विश्राम। बहुत इफेक्टिव आसन है ये, इतना प्रभावशाली है, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। बहुत से साधक केवल और केवल इसी आसन से ठीक हुए। एड़िया पंजे मिलाएं, दूसरी ओर से दोहराएंगे। तो अब बाईं टांग को मोड़ते हुए दाहिनी टांग के नीचे से इस प्रकार लाएं कि हल्का सा उठे, एड़ी पर बैठ जाइए। एड़ी या पिंडली, दाहिनी टांग बाईं ओर मोड़ दीजिए, घुटने पर घुटना आ जाए। ठीक, आपके दाएं पैर की एड़ी बाईं ओर आसन पर लग गई। अब दायां घुटना ऊपर है, दायां बाजू सामने ले जाइए। हथेली को कोहनी कान के पीछे, इसी प्रकार अब बाईं हथेली भी पीठ की ओर ले जाए, गर्दन सीधी करें। जो साधक अपनी दोनों हथेलियों को नजदीक लाकर ग्रिप बनाकर पकड़ ले, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना संभव हो। वापस दायां बाजू नीचे ले आए, दाईं टांग सीधी करें, दोनों हाथ का सहारा लें, बाईं टांग बाहर निकालकर सीधी कर लीजिए। एक श्वास का विश्राम। चलिए साथ जी, अब आसन पर खड़े हो जाइए। जॉगिंग शुरू कर दीजिए, पंजों के बल। वेरी गुड। बाजुओं को भी आगे पीछे करते जाइए ताकि दोनों कंधों की जो बॉल सॉकेट है वहां भी प्रभाव आ जाए। खोलिए अपने जोड़ों को। शांत, विश्राम। दोनों बाजू सामने, अंगूठा अंदर कीजिए, मुठियां कसकर बंद कर लीजिए। कसकर बंद करेंगे तो कलाइयों से कोहनी तक की नसें खिंच जाएंगी। घुमाइए मुठियों को गोलाकार स्थिति में। बाजू सशक्त बनेंगे, जिनके बाजू कमजोर हैं घुमाइए। उषा बहन जी ऐसे करेंगे, अभी तो ये वाला चल रहा है। बाजू सामने लाइए। आप कंधों को वहां घुमा रहे हैं, बाजू नीचे नहीं, सामने। उषा जी बाजू सामने लाइए, सामने लाकर घुमाइए। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज। आपको मुठियां घुमानी है। बाजू की नस नाड़ियां खुल जाती है, कलाइयां, कोहनी तक का भाग, हमारा एल्बो का भाग। वापस
विश्राम। फिर दोनों भुजाओं को सामने, कंधों के समानांतर। बैलेंस का ध्यान रखना, गिरना नहीं। बारी बारी से घुटनों को कलाई पर लगाइए, ठीक है। पहले दायां घुटना, फिर बायां। घुटने को अधिक से अधिक उठाना है साथ जी। वेरी गुड। जितना होता है उतना ही कीजिए। वापस एक श्वास का विश्राम करेंगे। जैसे ही कहूं विश्राम, तो गहरा लंबा श्वास लेना है। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, एड़ियों को बारी बारी से नितंब पर लगाइए। लगाना है नितंब पर। घुटनों के लिए, टांगों के लिए क्रिया लाभकारी। वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी। शांत। दोनों पैर के पंजों में फासला कर लेंगे, कंधों जितना। कमर को गोलाकार स्थिति में घुमाएं। बड़े से बड़ा गोला बनाएं। कमर घुमानी है, कमर। बड़े से बड़ा गोला। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। शांत हो जाएं। पैरों में कंधे जितना फासला रहेगा। कटी चक्रासन हमारी साइड रिब्स पर प्रभाव आने से छोटी आंत बड़ी आंत को प्रभावित करता है। कब्ज दूर होती है। दोनों भुजाएं सामने, श्वास भरें। भुजाएं गर्दन धड़ दाहिनी ओर घुमाएं। बायां हाथ दाहिने कंधे पर टच करें। अब घूम जाइए राइट साइड, क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस आए। बायां बाजू भी सीधा कर ले। बाईं ओर दायां हाथ बाएं कंधे पर टच कर अधिक से अधिक बाईं ओर घूम जाए। धीरे धीरे मध्य में आए। मध्य में पहुंच अपना दायां बाजू सीधा करना है। एक बार फिर से दाहिनी ओर। धीरे धीरे मध्य में आए। बायां बाजू सीधा। बाईं ओर जाने पर दाहिना हाथ बाएं कंधे पर टच कर बाईं ओर घूम जाए।
धीरे धीरे मध्य में आए, बाजू सीधा कर लें दायां। अब हथेली कंधे पर नहीं लगानी है, दाएं बाएं देख लेंगे, कोई घर में कोई फर्नीचर दाएं बाएं आपसे टकराए नहीं, बाजुओं से ना टकराए। बाजू सीधे, मेरी आवाज पर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, नेत्र बंद रखिए, दाएं बाएं 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 दाएं बाएं, धीरे धीरे मध्य में, बाजू नीचे, 2 श्वासों का विश्राम। जिनकी आंतें कमजोर हो जाती हैं, उनके सिकुड़ने की, फैलने की क्रिया जब मंद पड़ जाती है, तो भोजन का जो फोक होता है वो आंतों में जाके जम जाता है। जब कहते हैं कब्ज हो गई, हाई फाइबर फूड्स लीजिए, चोकर वाला आटा, मोटा आटा पिसवाइए। क्या करते हैं हम लोग भी, छान लेते हैं, जो होता है ना वो फेंक देते हैं, नहीं, आप मत फेंकिए, चोकर समेत उस आटे की रोटी बनाइए। उस गेहूं के आटे में आप चने का आटा मिक्स करिए, या जौ का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। आजकल सर्दी है, बाजरे की रोटी भरपूर मात्रा में, 1 चपाती सुबह बनाइए बढ़िया सी। भरपूर मात्रा में कैल्शियम का स्रोत होता है। जिनकी जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, तो अभी जैसे 1 महीना है ठंडक का, तो आप बाजरे की रोटी खाएं, काफी लाभकारी। लेकिन जिनको कब्ज रहती है वह नहीं खाएं, जिनका पाचन कमजोर है ना खाएं अभी। दोनों बाजुओं को ढीला छोड़ेंगे, 5 से 6 बार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बाजुओं को इतना उठाते हुए घुमाएं, आपके बाजू आपके कानों को छू कर जाए। वापस। तो जिनका पाचन अभी कमजोर है, नित्य योगाभ्यास करते हुए अपने आहार में ऐसी पदार्थ को खाएं, ऐसे भोज्य पदार्थ लें जो पचने में आसानी से पच जाए। जैसे कि सूप है, आप शाम के समय सूप लीजिए, वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, टोमेटो सूप बना सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार नाश्ते में आप अंकुरित दालें लीजिए, है ना, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, है ना, कभी पोहा बना सकते हैं, या बारले का दलिया बाबा रामदेव के स्टोर पे मिल जाता है आसानी से, आधा किलो 35 रुपए का मिलता है। थोड़ा सा डालेंगे उसमें, वेजिटेबल डाल दीजिए, आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार अच्छा बन जाता है वेजिटेबल के साथ बारले का दलिया, जौ का दलिया। आप उसको नाश्ते में 1 कटोरी 2 कटोरी खाइए, जिनका पाचन कमजोर है। पौष्टिक भी बहुत है और पेट भी भर जाता है उससे। ठीक है, रोटी की बजाय इस प्रकार नाश्ते में हल्की हल्की चीजें लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, सर्वाइकल की क्रिया करेंगे। गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं।
साजी आंखें बंद रखेंगे, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। पांच बार एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में गर्दन घुमाएं। शांत हो जाइए, गर्दन को मध्य में लाएं, बाजू को एक बार सीधा कर विश्राम। भोजन करने के पश्चात कभी भी पानी मत पीना। पानी पीना मतलब कि जहर बनाना शरीर में। 1 घंटे बाद आप पानी पिए। जो भी भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं, जठर अग्नि में अभी भोजन की पकने की प्रक्रिया चल रही होती है, और जैसे ही पानी पिया सब बुझ गया। जैसे कि अगर गैस को जला दिया जाए और ऊपर चावल रख दिए जाए पकने के लिए, और आके कोई गैस बंद कर दे, तो चावल पकेंगे? नहीं पकेंगे। इसी प्रकार जब भोजन को हम चबा चबा कर खाते हैं, आमाशय में जाता है, और जैसे ही हम पानी पी लेते हैं, वह जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन पकता ही नहीं जठर अग्नि में, फिर वो क्या होता है, सड़ता है। सड़ा हुआ भोजन हमारे आमाशय से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत उसको गूंथने का कार्य करती है, बड़े बड़े टुकड़े जो कर देते हैं खाने के, या जिनका भोजन सड़ा हुआ होता है तो वहां से अम्ल बनते हैं, एसिडिटी होती है ना। गुदा द्वार से, मुख से गैसेस बाहर निकलती हैं, और फिर वो आंत को इतना कार्य करना होता है, आंतें थक जाती हैं, वहां उस फोक को बड़ी आंत में धकेल देती है। और सबसे बड़ी बात, जो भोजन चबा चबा कर नहीं करते, उसमें से पाचक रस निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि भोजन चबाया ही नहीं। छोटी आंत उसको पीसेगी कैसे, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो क्या होगा, पाचक रस नहीं निकलेंगे, तो ब्लड के अंदर वो पाचक रस नहीं जाएंगे, तो शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। बल एक चपाती खाइए, उसको टुकड़े को इतना पीसिए कि वो लार बन जाए, फिर उसको निगलिए, ताकि आगे आंतों को मेहनत ना करनी पड़े। तो फिर देखिए, 1 घंटे बाद पानी, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, गर्दन दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। गर्दन को मध्य में लाइए, आसन पर बैठकर विश्राम कीजिए। बैठ जाइए आसन। बहुत देर से खड़े हैं, थक गए हो। कई बार क्या होता है, योगाभ्यास करते हैं साधक, कहते हैं जी कब्ज रहती है, आसन भी कर रहे हैं जी, हमारे को ये प्रॉब्लम अभी रहती है। तो वहां पर हमें चेक करना है हमारी दिनचर्या, हमारा भोजन, हमारा उठने का समय, हमारा सोने का समय, है ना। ये सभी चीजें हमारे ना पाचन प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है। जो अधिक सोचते हैं, जिनको तनाव ज्यादा रहता है, जिनको नींद नहीं आती, उनका पाचन खराब हो जाता है। देखिए, सोचने से, तनाव लेने से ही पाचन खराब हो जाता है। इसलिए व्यर्थ की बातें ना सोचे,
सदैव सकारात्मक विचार रखें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है। हम अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिसने जो बीज बोया कर्म का, उसी अनुसार इस ब्रह्मांड में उसको फल मिल रहा है। दोनों हथेली के अंगूठे उंगलियां मिलाएं। सर्वाइकल के लिए द बेस्ट क्रिया। कंधों के ऊपर उंगलियां मिलाकर रख ले और नीचे से ऊपर, नीचे कोहनियां मिलाएं, ऊपर खोलें। फेफड़ों के साथ साथ सर्वाइकल का भाग प्रभावित होता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी। शांत। अब ऊपर से नीचे, ऊपर कोहनियां मिलाएं, नीचे लाते हुए खोलकर पीछे ले जाइए। गर्दन सीधी रखेंगे। जिनका सीटिंग का ज्यादा रहता है, वर्किंग में होती है ना, वह बीच बीच में इस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास जरूर करें। शांत हो जाइए। जिनकी गैसेस बनती है, लाल मिर्च का सेवन बंद कर दें। आप काली मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। वैसे तो उनको स्पाइसी भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा लाल मिर्च तो खानी नहीं चाहिए। जिनकी एसिडिटी रहती है, कब्ज रहती है। और कल भी मैंने बताया था कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण शाम को रात के भोजन से 15 मिनट पहले 1 चम्मच ले ले। थोड़ा कोसा पानी कर ले। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, आंवला बहेड़ा अरहर का मिश्रण होता है, पानी में घोलकर उस कोसे पानी को पी जाए। रात के भोजन यानी कि 7:30 बजे भोजन करते हैं तो 7 बजे त्रिफला ले लीजिए। 2 दिन 3 दिन लेकर देखिए, एकदम से पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। जिनको त्रिफला शूट नहीं करता, माना 10 दिन ले लिया कुछ नहीं हुआ, त्रिफले के साथ आप इसक बोल की भूसी भी डाल दीजिए थोड़ी सी। दोनों का मिश्रण करके लीजिए। इसक बोल की भूसी हाई फाइबर होता है उसमें, और त्रिफला दोनों के साथ लेके देखिए। किसी भी तरीके से पेट साफ होना चाहिए, चाहे वो 1 बार हो रहा हो, 2 बार हो रहा हो, 3 बार करना ही करना है। पेट अगर साफ नहीं है तो आसन करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोनों टांगे सीधी कर ले एक बार। तो साथ जी अभी हम 2 आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं, पश्चात प्राणायाम शुरू करेंगे। ये दोनों ही आसन कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। कमर दर्द के साथ साथ शरीर के हमारे ये दोनों ऑर्गन्स होते हैं ना, लीवर पैनक्रियाज और दोनों ओर की किडनी, इस पर भी प्रभाव आता है। पहला आसन है भुजंगासन और दूसरा आसन है शलभासन। ये आप पहले कर चुके हैं, तो जिनको नहीं समझ में आएगा वो क्लास के बाद पूछ लेंगे। अगर अभी डेमो दूंगा तो क्या होगा, फिर समय ज्यादा हो जाएगा। पेट के बल लेट जाएं। आवाज को सुनेंगे समझ में आ जाएगा। पेट के बल लेट जाएं। दोनों टांगे सीधी कर लें। एक बार फिर सुने। पेट के बल लेट जाएं, दोनों टांगे सीधी कर लें, दोनों पैरों की एड़ियां और पंजों को मिलाएं। पंजों को मिलाकर लिटा दीजिए। अब ध्यान अपने दोनों बाजुओं पर लाएं। बाजुओं को मोड़ते हुए दोनों हथेली के तलवे अपने मुख के दाएं बाएं आसन पर रख दीजिए। कहां रखेंगे साथ जी? आसन पर। वेरी गुड। मुख के दाएं बाएं, लेकिन इतनी दूरी पर रहेंगी हथेलियां जितनी दूरी पर आपके कंधे हैं। बिल्कुल गालों के नजदीक नहीं लानी हथेली, थोड़ी थोड़ी साइड पर लेकर जाइए। दाई हथेली का तलवा
दाएं शोल्डर की सीध में बाईं हथेली का तलवा बाईं शोल्डर की सीध, माथा पृथ्वी पर। एक बार पोज को चेक कर ले। पेट के बल लेटे हुए, एड़ियां पंजे मिले हुए, पंजे लेटे हुए, दोनों हथेली के तलवे आसन पर, मुख के दाएं बाएं कंधे जितनी दूरी तक, माथा पृथ्वी पर। यस, यहां से अब हमारा पोज बन गया। अब हम आसन की शुरुआत करेंगे। भुजंग आसन। केवल गर्दन को उठाएं, केवल गर्दन, झटके से नहीं उठानी, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। बस गर्दन उठाकर रुक जाइए। साजी इस समय जैसे ही गर्दन मोड़ी, सर्वाइकल की 7 हड्डियां प्रभावित हो रही। रुक जाइए। बगैर कोहनियां उठाए, कोहनियां नहीं उठेंगी, थोड़ा सा चेस्ट का भाग उठाइए। कोहनियां नहीं उठानी अभी। एक एक उंगली जितनी दोनों कोहनियों को उठाइए, उसी अनुपात में धड़ भी उठाए। कम कोहनियां उठाते हुए धड़ को अधिक से अधिक उठाने का प्रयास तो करें। रुक जाइए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे साथ जी। इस आसन में जब हम उठते हैं तो हमारे दोनों ओर के महत्वपूर्ण अंग भी खिंचाव में आ जाते हैं, लीवर, पैंक्रियास, दोनों किडनी। आइए धीरे धीरे वापस पेट का भाग आसन पर लगाएं, चेस्ट, माथा आसन पर लगाएं। यहां से साथ जी सभी विश्राम का एक आसन होता है, शिथिल आसन दाहिनी ओर। कैसे करेंगे? पेट के बल लेटे हुए सभी, दाहिनी टांग दायां बाजू सीधा रखें, दाई बाईं टांग बाएं बाजू को एल शेप में ले आई। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, उसके पंजे को दाहिने घुटने पर टच कर दीजिए और बाएं बाजू को भी एल शेप में, गर्दन को बाईं ओर कर दीजिए। लीजिए विश्राम। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शिथिल आसन दाहिनी ओर विश्राम करेंगे तो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। हमारी चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है, बाईं ओर हमारी होती है चंद्र नाड़ी। तो अभी आपने भुजंग आसन का अभ्यास किया, सर्वाइकल डोरसेल लंबर रीजन पर प्रभाव आया। 7 गोटियां गर्दन की, 12 गोटियां पीठ की, 5 गोटियां लंबर की। इस प्रकार यह 24 गोटियों का प्रभाव करने वाला आसन। आइए अगला आसन है शल्भ आसन। गर्दन सीधी कर लें, अपनी बाईं टांग भी सीधी कर लें। ठीक है, दोनों टांगे सीधी कर ले, बाजू भी सीधे नीचे कमर के दाएं बाएं। दोनों बाजुओं को पेट वाले भाग से अंदर ले जाइए, दाईं भुजा को भी अंदर कीजिए, बाईं भुजा को भी पेट से अंदर कीजिए। दोनों हथेलियों के तलवे जंघाओं तक चले जाएं, अंदर करने हैं बाजुओं को, खिंचे हुए बाजू रहेंगे, हथेली के तलवे जंघाओं तक, गर्दन सीधी। ठोडी को आसन पर लगा लीजिए ताकि श्वास लेने की क्षमता बनी रहे। श्वास भरते हुए बगैर घुटना मोड़े दाहिनी टांग धीरे धीरे उठाएं। राइट लेग उठानी है, ठोडी नहीं उठेगी साथ जी। वेरी गुड। रीढ़ के निचले हिस्से पर प्रभाव के साथ साथ महिलाओं के प्रजनन अंग गर्भाशय सहित प्रभावित होते हैं। क्षमता से ज्यादा जोर नहीं लगाना है, घुटना नहीं मुड़ेगा। धीरे धीरे दाहिनी टांग आसन पर लाएं, पटकेंगे नहीं। गर्दन टांग आसन पर आ जाए साथ जी तो गर्दन को लेफ्ट या राइट कहीं भी मोड़कर विश्राम कर लीजिए।
बाजुओं को अंदर ही रखिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए। इसी क्रिया को अब हम बाईं टांग से दोहराएंगे। कुछ साधकों ने पहले ही शुरू कर दिया, मैंने कहा था मेरी आवाज पर करेंगे, चलिए कोई बात नहीं। बाजू अंदर रहे, श्वास भरते हुए बाईं टांग लेफ्ट लेग को लिफ्ट करें, उठाइए अपनी बाईं टांग को, हथेलियां जंघाओं तक रहें, जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। बहुत सुंदर अभ्यास। मैं देख रहा हूं मुनीश त्यागी जी का, बाकियों के तो कैमरे बंद पड़े हैं। हाँ, बहुत अच्छा। सुषमा जी का। धीरे धीरे वापिस आइए, वापिस आइए। गर्दन को एक और मोड़कर विश्राम कीजिए। तो शलभासन रीढ़ के निचले हिस्से में L4 L5 वाली जो गोटी होती है, जिनके कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, इसका अभ्यास बारी बारी से एक एक टांग से, अभी एक बार किया ना आपने, आप इसको कम से कम 5 बार कीजिए। दाईं टांग उठाएं, वापिस लाएं, फिर बाईं टांग उठाएं, फिर वापिस लाएं। तो ये एक बार हुआ, ऐसे 5 बार शाम को भी करें। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। गर्दन सीधी करें, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां जंघाओं तक, श्वास भरते हुए दोनों टांगें सीधी रखते हुए उठाइए। घुटने ना मुड़ें, ना उठाया जाए तो नीचे से हथेली का सहारा हथेली के तलवे जंघाओं पर लगाते हुए उठा दीजिए। सिजेरियन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर इन आसनों का अभ्यास हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां करने लग जाएं, हमारे युवा करने लग जाएं। धीरे धीरे वापस दाहिनी ओर करवट ले, पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल आ जाए। साथ जी, आज का अंतिम आसन रहेगा पाद चक्रासन। यह आसन भी फिब्रोइड्स की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जिनके गर्भाशय कमजोर होते हैं, अनायास क्या बोलते हैं, अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, वह नहीं होता। गर्भाशय के आसपास की झिल्लियां मजबूत बन जाती हैं। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं, हथेली के तलवे पलटकर पृथ्वी की ओर करें। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग उठाएं, गोलाकार स्थिति में टांग को 6 बार धीरे धीरे घुमाएं। बड़े से बड़ा शून्य बना के दिखाइए साथ जी, धीरे धीरे करिए। सुदर्शना जी धीरे धीरे, नहीं तो नस चढ़ जाएगी, धीरे धीरे कीजिए। हाँ जी, पहले राइट लेग को घुमाना है। मैं देख रहा हूं आधी आधी टांग घूम रही है, गोला बन ही नहीं रहा, बाईं ओर जा ही नहीं पा रहे। धीरे धीरे करेंगे तो बाईं ओर जा पाएंगे। हाँ, अब कुछ जा पाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। घुमाइए। अब विपरीत दिशा में भी 6 राउंड कर लीजिए। कोशिश करेंगे बाईं ओर अधिक से अधिक ले जाने का, दाईं ओर तो आ ही जाएगी। बहुत सुंदर अभ्यास। कोशिश करें, गति को धीमा रखिए, कोई कंपटीशन नहीं है यहां। वापिस आ जाइए, दाईं टांग को पहले मध्य में लाएं, आसन पर ले आए, विश्राम करें। गहरा लंबा श्वास ले, छोड़े। अपनी क्षमता से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना। हर एज के साधक इस क्लास में है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कंपटीशन नहीं है, जितना होता है उतना ही करें।
हमने जितने भी पैकेज बनाए हैं सब गृहस्थियों के लिए बनाए हैं। हमें कोई 100% की एक्यूरेसी नहीं करनी, ना चाहिए। 50% भी आप लोगों ने कर लिया, 50% भी आसन हो गया तो प्रभाव लाभ अवश्य मिल जाएगा। बाईं टांग उठाएं, गोलाकार स्थिति में 5 बार 6 बार घुमाएं। लेफ्ट लेग पहले क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई कैसे घूमती है छोटी वाली सेकंड की, उसी गति में घुमाइए ना, जैसे घड़ी की सेकंड की सुई घूमती है। बड़े से बड़ा शून्य, टांगों के जंघाओं तक के जोड़, नस नाड़ियों में भी प्रभाव। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएं। जो थक जाए बीच में विश्राम कर ले, विश्राम के बाद उठाए और फिर पूरा कर घुमाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो साथ जी केवल 5-6 लोगों के कैमरे ऑन होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी कैमरे ऑन करें, भल गलत नहीं करें, बस इस बात का ध्यान रखना है सभी को। ना समझ में आए तो जरूर पूछें, वापिस आ जाएं, विश्राम करें। बहुत अच्छा। अनीता मलिक जी के आसन बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं देखता हूं बीच बीच में। अब जिनका कैमरा ऑन होता है तो पता चल ही जाता है। बस गलत नहीं करना है और क्षमता का ध्यान रखना है। तो साथ जी इसका फाइनल पोज करने जा रहे हैं हम, लेकिन जिनकी कमर में अधिक दर्द है वह नहीं करेंगे। बाकी सभी के लिए भी आसान कर देता हूं इसका फाइनल पोज, क्योंकि कई बार पूरा वजन कमर में आने पर कमर में दर्द हो जाता है। आप अपनी दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे लगा दीजिए, थोड़ी थोड़ी हिप्स के नीचे ले जाएं हथेलियों को। अब दोनों एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों टांगे उठा दीजिए ऊपर। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। दर्द होने पर वापस आए। जबरदस्ती नहीं करेंगे साथ जी। पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में बहुत ही लाभकारी है। जिनकी चर्बी चढ़ी हुई है उतर जाएगी, और जिनकी नहीं है उनकी बनेगी नहीं चर्बी कभी भी। 5-5 आवृत्तियां कर कर अपने आप वापिस आ जाएं। 5 आवृत्तियां गोलाकार, 5 आवृत्तियां एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसकी जिनकी फैट ज्यादा है और वो कर सकते हैं तो आप 10-10 के राउंड लगाइए, 3 बार, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर विश्राम कर लीजिए। विश्राम करने के बाद फिर दूसरा राउंड कीजिए, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी। आप पाएंगे कि पेट की चर्बी 1 से 1.5 महीने में खत्म हो गई। वापिस आ जाइए, विश्राम में चले जाइए सभी। दोनों पैरों के बीच में फासला कर लीजिए। दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं, हथेली के तलवे आसमान की ओर रखें। शव आसन, कोई आसन नहीं, अंतिम आसन है ये। विश्राम, आंखें बंद, पैर के नख से सिर की चोटी तक अपनी मन की आंखों से पूरे शरीर को निहारें। देखिए निहार कर। पैर के नख से सिर की चोटी तक शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पैर के पंजे, दाहिने पैर का पंजा, एड़ी, टकना, दायां घुटना और ऊपर दाई जंघा, बाएं पैर का पंजा, बाई एड़ी, बायां टकना, बायां घुटना और ऊपर बाई जगह। दोनों टांगे ढीली 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 ढीली, पेट का भाग ढीला ढीला, बाई और आमाशय, पकाशय, जिगर, तिल्ली, छोटी आंत,
बड़ी आंत, कोलन, दाई और लीवर, बाई और पैनक्रियास, दाई किडनी, बाई किडनी, असंख्य रक्त वाहिनी नलियां, कोशिकाएं, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, डायाफ्राम, डायाफ्राम, बाईं ओर धड़कता हुआ दिल, दायां कंधा, दाई भुजा, हथेली, बायां कंधा, बाई भुजा, हथेली, गर्दन, गर्दन, ठोडी, जीवा, मुख, जबड़ा, दायां कान, बायां कान, नासिका का दायां छिद्र, बायां छिद्र, दाईं आंख, बाईं आंख, आंखों की पलकें, बोहें, मस्तिष्क, मस्तिष्क, कपाल, 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 कपाल। इस प्रकार पैर के नख से सिर की चोटी तक संपूर्ण शरीर विश्राम करता हुआ, एक एक अंग शिथिल, निरोगी, शरीर एनर्जेटिक, पहले से ज्यादा, एक एक अंग विश्राम करते हुए पहले से ज्यादा एनर्जेटिक होता जा रहा है। मैं पूर्णतः निरोगी हूं। इस संकल्प को मेरे साथ मन ही मन दोहराएं। मैं पूर्णतः निरोगी हूं। मैं बहुत खुश, मैं बहुत खुश। आज का दिन मेरे लिए नई खुशियां लेकर आया है। आज का दिन मेरे लिए नई नई खुशियां लेकर आया है। मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाहिनी कोहनी का सहारा लें, दाहिनी ओर करवट लेते हुए साथ जी उठकर बैठ जाइए। मुख मंच की ओर कर लेंगे। पद्मासन लगाएं। आसनों के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास। आसनों से स्थूल शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और प्राणायाम के माध्यम से मन का शुद्धिकरण हो जाता है। जिस प्रकार हम शरीर को भोजन देते हैं, शरीर को ताकत देने के लिए, इसी प्रकार मन की खुराक सकारात्मक विचार। मन को पूरे दिन सकारात्मक विचारों की खुराक खिलाइए, मन ताकतवर हो जाएगा, बना रहेगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम से पूर्व एक लंबी ओम की ध्वनि, प्राणायाम के दौरान अपनी आंखों को बंद रखेंगे, क्योंकि प्राणायाम में जो प्राणिक ऊर्जा संचय होती है, आंखें खुलते ही वह ऊर्जा बाहर की ओर निकल जाती है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना होगा। इसलिए प्राणायाम की भिन्न भिन्न विधियों में आंखों को हमेशा बंद रखा जाए, इस बात का ध्यान रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा में रहेगा,
दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां दाहिने हाथ की मोड़ दीजिए। अंगूठा नासिका के दाएं, अनामिका उंगली को बाएं रखें। अब अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर दें। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरें। पूरा श्वास भर जाए, बाईं नासिका बंद। दाहिनी ओर से अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर निकलने दें। पूरा श्वास बाहर आ जाए, दाहिनी ओर से श्वास को भरना शुरू करें। श्वास गहरा हो, लंबा हो। अंगूठे से नासिका बंद। इस भरे श्वास को बाईं नासिका से बाहर निकालिए। 15 आवृत्तियां सभी करें। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरकर बाएं से छोड़। आंखें बंद, ध्यान श्वासों पर। जाइए अपने भीतर। बाहर कुछ नहीं है, बाहर केवल धोखा है, स्वार्थ है। बहुत धीमी गति से लीजिए, प्राणों को संचय कीजिए अपने भीतर। जितना धीमी गति से प्राणायाम को दोहराएंगे, प्राणों का संचय हमारे पंच कोश में चला जाएगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं पांचवा कोश आनंदमय। अपनी स्थिति को अगर चेक करना हो तो प्राणायाम की विधियों में पता चल जाता है कि बीच में अगर मन चंचल होता है, आंखें खुलती हैं, बाहर के विचार आ रहे होते हैं, इसका मतलब अभी मन चित्त शांत नहीं है। जैसे जैसे प्राणायाम में मन लगाते चले जाएंगे, चित्त की वृत्तियां शांत होने लग जाएंगी। नित्य अभ्यास करते 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 परिपक्व अवस्था आ जाएगी कि प्राणायाम करते ही ध्यान घटित होने लगेगा। प्राणायाम में ही परमधाम पहुंच जाएंगे। ध्यान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में ध्यान अनुभूति है। जितना मर्जी हम पढ़ लें, जितना मर्जी शब्दों को रट लें, लेकिन जब तक वो अलौकिक नशा, वो अलौकिक अनुभूतियां ना हो जाएं, उसको ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान वास्तव में अनुभव है, एक अलौकिक नशा है। जिसकी मस्ती जिसको चढ़ गई कभी नहीं उतरती फिर। वाह मौलाई मस्ती। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी अंतिम आवृत्ति को समाप्त करें। दाहिना हाथ
नीचे ले आए साथ जी, आंखें बंद। एक प्राणायाम का अभ्यास और करेंगे, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियों से घुटनों को कसकर पकड़ ले, श्वास को धीरे धीरे गहरा भरे, भरकर मूल बंद लगा दीजिए, गुदा मूल का संकोचन। अब इस श्वास को बाहर की ओर छोड़ते जाइए। शांत हो जाएं, एक बार विश्राम करें। प्रारंभ में 5, 7 या 10 श्लोक लगाकर विश्राम अवश्य करें। जिनको अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है कपालभाति प्राणायाम की, वह एक ही बार में 20, 30, 40, 50 स्ट्रोक लगा सकते हैं। आप पाएंगे कि स्ट्रोक लगाते हुए हर बार जब पेट पिचकता है, पेट के साथ साथ हमारी दोनों किडनी, पैनक्रियाज, लीवर पर भी प्रभाव आता है। एक बार फिर से दोहराएंगे। घुटनों को कसकर पकड़कर बैठिए, श्वास भरें, मूल बंद लगा दीजिए और इस श्वास को टुकड़ों में बाहर की ओर छोड़ते जाइए। बीच में श्वास लेना नहीं, लेने की क्षमता अपने आप आती है। शांत। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। अपने आते जाते श्वासों को मन की आंखों से देखें। प्राणायाम के बाद या बीच में जिन जिन की आंखें खुली थी, वह अपनी स्थिति की जांच स्वयं कर सकते हैं कि मन अभी ठहराव नहीं है, मन चंचल है, विचारों की भीड़ आ जाती है। विचारों को शून्य बनाना होगा। इसके लिए अपने श्वासों को देखना, 5 मिनट तक जिस दिन अपने श्वासों को देखना शुरू कर देंगे और केवल श्वास दिखते रहें, विचार भी शून्य हो जाएंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, एक लंबी ओम की ध्वनि। पश्चात क्लास को समाप्त करेंगे। श्वास भरिए। ओ
दोनों हाथों का घर्षण करें, आंखें बंद रखते हुए घर्षण करें। अभी करते रहें, करते रहें, इतना करें कि तलवों में गर्माहट आ जाए। करते जाइए, थोड़ी गति को तीव्र कर दीजिए। चलिए, इन तलवों को मुखमंडल पर लगाइए। पहले मुख पर लगाते हुए शरीर पर, पूरे शरीर पर ऊर्जा को ग्रहण कर लीजिए। शुभ संकल्प कि आज मैं पूरा दिन खुश रहूंगी, खुश रहूंगा। हर किसी को सहयोग देने की भावना मेरे में रहे, इस बात का ध्यान रखें। एक दिन में नेक कर्म अवश्य करें। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मुझे आता तो कुछ नहीं है, लेकिन आज अनीता के अंदर अज्जी महाराज बैठे हुए, तो उन्होंने हुक्म किया है तो जरूर स्वीकार करूंगी मैं। फेर फेर चित्त साधिए, यही है ना? सूरत साधिए। फेर फेर सूरत साधिए। अज्जी महाराज हमारे को इसमें कह रहे हैं कि बार बार अगर हम ध्यान लगा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, बार बार लगाओ, जितना हो सके उतना लगाओ। अगर हम उसी को, ध्यान को प्रेम में डूब कर लगाएंगे, विरह के डूब में कर लगाएंगे, तो रज्जी महाराज हमारे को जरूर दर्शन देंगे, जरूर हमारे को अनुभव होगा। जिस दिन भी हमें थोड़ा सा भी अनुभव होगा ना, उस दिन हमारी अपने आप ही पूरे दिन की दिनचर्या, पूरा रहनी हमारी सब चेंज हो जाएगी। हमें खुद को महसूस होएगा, और कोई बाहर से देखेगा वो भी महसूस करेगा कि इनमें तो काफी चेंजिंग आ गई है। अंदर रहते रहते भी किसी से बात नहीं करना, किसी से मतलब किसी से भी कोई फालतू बात करनी नहीं है, तो काफी चेंज आ गया है। तो ये हर रूह में आएगा, हर यो रूह में आएगा, और व्यक्तियों में आ भी रहा है, आ भी रहा है। हमें अपने आप को महसूस नहीं होता, लेकिन हम किसी दूसरे को देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ इसमें चेंज आ रहा है, तो मुझे में भी आ रहा होगा। लेकिन मेरे को अपने में अभी नहीं लगता कि मैं कुछ बदल रही हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं अभी आया। अगला चरण क्या है? इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। हाँ, इश्क आए बेर कछु नहीं है। जब रज्जी महाराज का इश्क हमारे अंदर आ जाएगा ना, फिर तो अंदर के नैन खुल ही जाएंगे। वही हमें इश्क की ही जरूरत है कि रज्जी महाराज का इश्क हमें मिले। वही जो हम, जिसके पीछे हम आए हैं, जिसका हमने परम धाम में बड़ा मान किया कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, उसी इश्क को हम यहाँ पर आके भूल गए हैं। बस उसी की जरूरत है, और वो इश्क हमारे को प्रेम और विरह से ही मिल सकता है। बाकी और मुझे कुछ नहीं आता। प्रणाम जी। बहुत अच्छा किया आपने, कितना अच्छा बोला आपने। मेरे को नहीं आता। आप बोला करो सरोज दीदी। अरे नहीं, मैं नहीं बोल पूनम सकती। पूनम मदान जी भी हैं, उनको भी हाँ जी, बोल कर। हाँ जी, हाँ जी, पूनम बोलने में माहिर है भाई। पूनम के तो चरण ब्रज के बराबर है हम। एक मिनट पूनम। हाँ जी पूनम, आप। दीदी प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। दीदी ऐसे मत बोला करो, आप इतना तो कर पा रहे हो, मैं तो इतना भी नहीं कर पाती हूँ बैठ के। हम सब धनी के हुक्म से चल रहे हैं दीदी, हैं तो हम कुछ भी, सभी कुछ नहीं है, सब राजी हैं। बाकी अनीता दीदी ने सुबह सुबह ये छुपाई इतनी प्यारी आज सुनाई है कि जैसे फेर फेर सूरत साजिए। जब हम रोज इसी तरह अपने सुंदर साथ के समागम में रहेंगे, वाणी मंथन करेंगे, फिर उस पे चलने का प्रयास करेंगे, इन शब्दों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो फिर हमारा, हमें जो सब प्रेरणा दे रहे हैं इस समय, तो एक डंका बज रहा है ना, कि जैसे अभी कौन बता रहा था दीदी, कोई बात बता रहे थे ना महाराज जी की। हाँ, सरकार साहब की शायद जीवनी में ही हमें बता रहे थे कि महाराज जी ने जब बोला पुजारी को कि वो घंटा बजाओ बार बार ना,
कि घंटा बजाओ सुंदर साथ। और ये बात पता नहीं थी, पुजारी ने बोला कि पता नहीं क्यों बार बार घंटा बजाने के लिए कह रहे हैं, अभी तो टाइम ही नहीं है घंटी बजने का मंदिर की। तो फिर महाराज जी ने बोला नहीं तुम बजाओ। फिर बजाते रहे, पुजारी बजाते रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि बस करूं महाराज जी। महाराज जी कहते नहीं अभी और बजाओ। तो बाद में पता चला कि कुछ सुंदर साथ रास्ता भटक गए थे, आश्रम आ रहे थे और उनको आश्रम का पता नहीं चल रहा था कि आश्रम कहाँ पर है। तो इसलिए महाराज जी को तो पता था, अंतर्यामी थे सतगुरु महाराज राम रतन दास महाराज जी की बात है, शेरपुर की। तो वह घंटा बजाते रहे पुजारी, तो वो जो रास्ते भटक गए थे सुंदर साथ, तो वो फिर वहां पर आश्रम पहुंच गए थे और आधी रात से भी ज्यादा का समय था। तो इस तरह से ये जो अब घंटियां बज रही हैं ना जूम में जगह जगह, तो मेरे को अंदर से वो बात सुन के ये एहसास हो रहा था कि अब ये राजी ना घंटियां बजा रहे हैं कि सुंदर साथ राह से भटक गए हैं, माया में घुस गए हैं। ये कोई पैसे कमा रहा है, कोई अपने बच्चों को देख रही है स्त्रियां, और कोई किसी को काम ही नहीं है। सब बच्चे हैं तो वो पढ़ाइयों में लगे हुए हैं। मतलब हर उम्र वाले सुंदर साथ को राजी ने घंटियां बजा बजा के, इधर भी बैठक है इधर भी है, तुम्हें कौन सा सूट करता है टाइम, तुम्हारे टाइम के हिसाब से भी जूम में गूगल में कहीं पर भी तुम्हें सत्संग मिल सकता है, लेकिन राह पर तो लाना ही लाना है राजी ने। तो इस चौपाई में ये वाली बात भी बड़ी प्यारी है, फेर सूरत साजिए। तो ये सब बातें सुन के तो हमें पता चला कि चितवन इतनी जरूरी है, हमें ध्यान लगाना है, ये सब काम करते हुए हमें ध्यान लगाना है। तो जब बार बार हम अपने धनी की प्रीतम अक्षरातीत की सूरत को निहारेंगे, उनके चरण कमलों को, उनके चरण कमलों का जो रस लेंगे, ये ज्ञान जो है ये बातूनी तौर पे देखा जाए तो हम उनके चरणों में वैसे तो बैठे ही हैं जाहिरी में मूल मिलावे में, बातुन में ये बरस रहा है, ये उनके चरणों की जो लीक है, तलियां हैं सुंदर, वो ज्ञान है, ये प्रेम है इनके अंदर भरा हुआ। और सुंदर साथ से जो सुनने को मिल रहा है, इससे हम उनके चरणों को हमने पकड़ा हुआ है और हम उनको निहार रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। फिर उनको जब सुंदर सूरत को अपने दिल में बसाएंगे तो फिर हमारी अंतरात्मा खुल जाएगी, हमारे अंदर प्रेम आने लग जाएगा। जो आगे वाली चौपाई मुझे आगे आती नहीं है दीदी, यही अर्थ समझ में आया था कि मतलब हमें इश्क आ जाएगा, इश्क आने से फिर हमारी नैन जो है अंदर के वो खुल जाएंगे। ठीक है नीता दीदी? हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी रचना दीदी बोलिए आप भी कुछ। अनम्यूट हो। आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। ये दोनों दीदी ने इतना अच्छा बताया, वही कि एक ही हमारा मार्ग है कि चितवन, क्योंकि चितवन में हम बैठ नहीं पाते हैं इतना जितना सोचा जाए उतना, और चितवन कैसे करते हैं तो वो सब हम सीख रहे हैं, अभी बैठना सीख रहे हैं। और ये जो हमें सब पूरी की पूरी चौपाई है, ये तो राज जी ने खुद, अभी जो अनीता दीदी ने चौपाई बोली आपने बताया, वो दीदी अभी पूनम दीदी ने भी बताया, तो उससे तो मुझे यही भाव आ रहा है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी सखियों के माध्यम से राज जी हमें इशारा कर रहे हैं कि चारों ओर, मतलब ये आपको जो सुख मिल रहा है, फिर भी हमने क्या किया, माया को लगा के हम बैठ गए, हमने माया को छोड़ा नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, माया ने हमें नहीं लगाया, फिर भी हम उसके अंदर इतने उतरते जा रहे हैं। क्योंकि अभी वो दीदी ने बताया कोई किसी न किसी रूप में बच्चों के यहाँ से या किसी न किसी घर में कुछ ना कुछ काम आ जाता है, फिर भी राज्य ने देखो हमारे लिए उनका हम ऐसे हम बता रहे हैं कि हम आशिक है, तो हमने क्या आशिकी निभाई, आशिकी तो राज्य निभा रहे कि किसी न किसी माध्यम से राज्य को वो सुख हमें देना है, तो वो तो दे ही जा रहे। इतना वो सागर, कितने सागर की लहरें जैसे उतनी उमड़ के उनके अंदर से बाहर आ रही है, उनके दिल से, वाणी के माध्यम से या जूम के माध्यम से, कुछ भी करके। क्योंकि अब जो सखी को जो टाइम मिलेगा वो टाइम सब जगह पे राज्य की ही बात हो रही है। तो वो दीदी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि देखो अगर हमारे पास ये टाइम नहीं है तो हमारा जब फ्री टाइम हो तब किसी भी ग्रुप में आप जाओ, कहीं भी जाओ, राज्य की ही बातें हो रही है। और अभी जैसे जैसे हम वाणी में डूबते जाते हैं, तो हमें जैसे चितवन के माध्यम से राज्य के चरणों में ही डूबना है, उनकी ही शोभा को अपने दिल में बसाना है चरणों की। तो उसमें भी ऐसे डूबना है कि जैसे हम चरणों में डूब जाएंगे तो वहां से हमारी नजर भी नहीं हटा सकते, और वहां से वो ही चरणों में हमें राज्य के पूरे अंग का सुख मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें तो यहाँ माया में भी रहते रहते ये जो जड़ चीजें है
उसमें भी अभी तो ऐसा मेरा खुद का अनुभव है कि 1 साल से जैसे मैंने इसमें में मेरी जागनी जैसे हुई है। कोरोना सबके लिए मतलब बोलते हैं कहर है, मेरे लिए तो मेहर बन गया, क्योंकि राज्य के स्वरूप की धाम की लीला की मुझे कुछ पता नहीं था। ये 1.5 साल से पहली बार मैं मीनू दीदी की चर्चनी में आई थी। वहां पे बैठ के फिर मुझे लगा कि इसको परम धाम इतना अच्छा इसको बोलते हैं। मैं वाणी मंथन इतना नहीं करती थी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आती थी चौपाई। तो ऐसा लगता था जैसे मैं बस ये उंगलियां घुमा घुमा के पूरा थोड़ा जो पता चलता था वो। पर ये 25 पक्ष का जब सुना, ये इतनी अच्छी चर्चनी सीखी, तो वो भी जरूरी थी, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ पता ही नहीं चलता। और अभी जैसे हम सहूर में जाते हैं, सागर में, सिमगार में, खिलवत में, तो वहां पे भी सब सखियां इतना अच्छे से बताती है, तो वहां से हमें ये सुख, मुझे तो वही वाणी के माध्यम से नहीं, पर आप सब सखियों के माध्यम से राज्य जो इश्क पिला रहे, वो अभी मैं पी रही हूँ। तो ऐसे जैसे अभी माया में पूरा दिन रहती थी मेरी नजर, तो अभी मुझे 70% अभी अंदर से ऐसा हो रहा है कि मैं माया में इतनी नहीं, और मेरी सुरता बार बार वहीं जा रही है। कुछ भी छोटा मोटा काम करो, कुछ भी हो, कुछ भी देखो, तो वहां पे जैसे वो परम धाम के 25 पक्ष का भाव ही मेरे सामने, कोई भी चीज देखती हूँ इस दुनिया की, कोई भी चीज देखती हूँ, तो मुझे वही भाव आ जाता है। और अभी कोई कुछ भी बात बोलता है तो जैसे इतना पहले नॉलेज नहीं था, राज्य का ज्ञान नहीं था कि राज्य की वाणी क्या कह रही है, राज्य क्या रस पिला रहे, वो पता नहीं था। तो अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ऐसा लगा कि कितना समय वेस्ट कर दिया। पर अभी जो एक एक पल पर हमारी सांस है, वो राज्यमय बनानी है और उसकी आदत डालनी है। जैसे हम रूटीन में यहाँ पे करते हैं वो काम को, जैसे आदत हो गई, वो करना ही करना है। तो अभी ये हमें डालना है कि जैसे हमें अष्ट प्रहर की सेवा पूजा से हमें वो भाव लेना है वितक से माध्यम से, कि वहां पे जैसे हम राज्य की वहां पे सेवा पूजा, जैसे मूल मिलावे परम धाम में हम कैसे रहते थे, वो यहाँ के पल पल में डाल के हमको लेना है कि उस टाइम पे मैं वहां पे क्या कर रही थी, तो वो भाव यहाँ पे भी लेना है। पर कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, ऐसा नहीं कि हम बस सामने ही वाणी के बैठ जाए और मंथन करे वहीं से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उठते बैठते बोलते हैं सुपन सोवत जागृत, मतलब जब जैसा जी में आई, जब जो भी काम करो, पर सुरता तो हमारी वहीं ही लगनी चाहिए। क्योंकि एक स्वामी जी की चर्चा में मैंने सुना था, सरकार भी बहुत पहले कहते थे, उनकी भी चर्चा में, मैं तो सरकार के साथ ही मेरे तारतम लिया हुआ था, पर यहाँ पे ससुराल में आके फिर मेरा अलग हो गया, तो मम्मी के यहाँ का है ये मेरा। तो वहां से मैं थोड़ा लेके आई थी, पर पता नहीं था, 20-21 साल सब राज्य का तो इतना पता ही नहीं था कि राज्य कौन है क्या है, बस मम्मी से सुनती थी। और उससे ऐसा मुझे लगा कि हाँ ये कुछ है, पर क्या है इतना नहीं पता था। पर जैसे 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 ये कोरोना आया, तो मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया, वो घबरा गई थी कि कोरोना के माध्यम से ये सब कितना खराब हो रहा है चारों ओर। पर मैंने मेरी पूरी मतलब पूरा दिन जैसे सुबह में उठती थी तो वाणी मंथन और ये जो चर्चा सब सरकार की स्वामी जी की सुनती थी, उससे ही मुझे ये सब सीखने को मिला। तब वहां पे बताया था स्वामी जी ने एक चर्चा में बहुत अच्छा बताया था कि आप जब भी ध्यान करो तो 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी ध्यान धीरे धीरे बैठने का आप सीखो पहले। और ध्यान सीखोगे तो ध्यान भी एक बार ऐसा लगाओ कि आप पूरे दिन में भी जो कार्य करते हो तो आपकी सुरता वही ध्यान में रहनी चाहिए। बैठे उस टाइम पे तो जो था, आपको जो सुख मिला, वो सुख ध्यान के माध्यम से पूरे दिन में मिलना चाहिए, वो सुख आप लो। तो ये जो अभी अनीता दीदी ने चौपाई बताई, फिर जो वो बाल, बहुत बढ़िया चौपाई, मतलब उसका भी अर्थ मुझे नहीं आता था, पर जैसे वो बोलती गई तो अपने आप अंदर से उसके मायने खुलते गए। राज्य ही खुलवा रहे, हमारी कोई हैसियत नहीं है। और हम पहले ऐसे सोचते थे कि ये मैं बोल रही हूँ, ये दीदी बोल रही है, कितना अच्छा बोल रही है, पर ये ऐसा नहीं है, राज्य का हुक्म बुलवा रहा है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ पे हम बैठे हैं तो हमारी निस्बत है, इसलिए बैठे हैं, इसलिए इतना सुन पा रहे हैं और इतना बोल पा रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। बाकी ये राज्य के ही हुक्म से हमें ये राज्य इश्क पिला रहे हैं, तो वो सुख हमें यहाँ पे लेना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी रचना जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाव रखे आपने। आप 2 शब्द हमेशा रोज अपने सुनाया करो मीठी मीठी जुबान में। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कोई और सुंदर साथ अगर अपना भाव रखना चाहता है तो रख सकता है। कुलजम स्वरूप प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई, चौपाई पेज नंबर 22, चौपाई 5 है। तब अनेक पावन को कहे विचार, कई विध कृपा करी आधार, तब अनेक पखे समझाए सही, तो भी कछु टांग की लागी नहीं,
तत्पश्चात हमारे जीवन के आधार प्रीतम ने अनेक प्रकार कृपा की और विभिन्न धाराओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें ज्ञान के अनेक तथ्यों से समझाया। भावार्थ में कहा है, उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में पक्ष का तात्पर्य है अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के संबंध में अलग अलग प्रकार के स्तर। इससे संबंधित ज्ञान धारा को ही यहाँ प्रथम चरण में विचार कहा गया है। पूनम बहन जी बताएंगे इसके बारे में। थोड़ी मुश्किल लगी ये वाली मेरे को। चरण पढ़ना दोबारा से। तब अनेक, चौपाई पढ़ू ना। हाँ जी। तब अनेक आपन को कहे विचार, कई विध कृपा करी आधार, तब अनेक पखे समझाए सही, तो भी कछु टांकी लागी नहीं। तत्पश्चात हमारे जीवन के आधार प्रीतम ने अनेक प्रकार की कृपा की है। जो ये चौपाई के पहले चरण में, तब अनेक आपन को कहे विचार, हमारे जीवन के आधार प्रीतम ने अनेक प्रकार की कृपा की और विभिन्न धाराओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें ज्ञान के अनेक तथ्यों को समझाया। अब ये वाली लाइन क्लियर नहीं हो रही है। ये देवचंद्र जी और मिराज ठाकुर की जब वो हुई ना, तो उन्होंने बहुत समझाया तो पहचान नहीं कर सके, ये तब का मुझे लगता है। विभिन्न धाराओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें ज्ञान के अनेक तथ्यों को समझाया। तो मतलब उन्होंने दिया ज्ञान, इतना समझाया उन्होंने भी, मैं समझ नहीं सकी। हम अपने ऊपर ले कि राजी महाराज हमारे को इतना समझा रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी। ये उस टाइम का। उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में पक्ष का तात्पर्य है। तीसरे चरण में बोला है ना, तब अनेक पखे समझाए सही, अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के संबंध में अलग अलग प्रकार के स्तर। इसी से संबंधित ज्ञान धारा को ही यहाँ प्रथम चरण में विचार कहा गया है। मतलब अनेक पक्षों से समझाया मुझे, हर एक तरह से मुझे समझाया, लेकिन मेरी आत्म फिर भी नहीं जागी। अपनी आत्म को कचोट रहे हैं ना मिराज ठाकुर जी, मतलब अपने आत्म को कचोट रहे हैं ना इंद्रावती सखी, कि भाई मेरे को इतना उन्होंने समझाया, तरह तरह की मुझे ये बताया, लेकिन मैं नहीं उनकी पहचान कर पाई। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, हमें भी राजी महाराज तरह तरह से समझा रहे हैं ना, हर तरफ से दे रहे हैं, चितुनी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से और वाणी के माध्यम से, लेकिन हमारे को फिर भी, हमारे दिल को चोट नहीं लगती, हमारे को फिर भी समझ में नहीं आती। यही लगता है आगे पूनम ज्यादा समझदार है भाई, हमारे को तो कुछ नहीं आता। पूनम वो तो खाना बना रहे हैं। खाना बाद में खा लेंगे आप। खाना बना रहे हैं। अच्छा म्यूट हो गया ना दोबारा से। ओके, एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी दीदी, वो आवाज आ रही थी बाहर से, मैंने बंद कर दिया था। दीदी आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो ना कि हमारे धनी जो इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर बैठ के जो उनको समझाया, उनको तो सब समझ आ ही गया था, पर अब हमारे लिए ये चौपाई घट रही है कि विध विध से वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रही है। हमारे जीव हमारे जीव को और ज्यादा प्रबोधने की जरूरत। समझ में आ ही गया था, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जो सारी जो उतरी है वो तो हमारे लिए उतरी है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो सारी समझाने के लिए वाली बात ही है जी, कि हमें हर तरह से समझा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा। ये वाली बात ही जो आपने भी बताई ना, दिल को लग नहीं रही है चोट। मतलब जो भी है वाणी पढ़ते हैं, सब समझ में आता है, लेकिन वो जो चोट लगती है ना दिल को, वो लग नहीं रही है। प्रकाश हिंदुस्तानी में सब इसी यही हमारे जीव को ही परफेक्ट बनाने के लिए और उसको आत्म स्वरूप बनाने के लिए धनी ने हमें सारे वचन बताए हैं। मैं जब शुरू में वाणी लेके आई थी ना सरकार से, शुरू में तो मैं लेके आई, तो मैंने वाणी पढ़नी शुरू करी, तो मैं कहूँ सरकार से समझ तो आती नहीं है मेरे को, तो समझ नहीं है। कहते अच्छा मैंने तो पाठ कर लिए, मुझे समझ नहीं आ रहे। कहने लगे अच्छा आप जाके ना प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ना। प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ना है। प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ते हैं तो मुझे अपनी बात याद आ जाती है। तो सरकार ने मुझे कहा था, कहने लगे प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ना, देखना तुम्हें सब समझ में आएगी। और आके फिर मैं वही पढ़नी शुरू करी।
हाँ फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी। हाँ, मैंने यहाँ पे जो हम आए ना पहले उसमें राज में तो हमारी पहले वाली बातें जब हम पहले आए थे ब्रिज में और राज में, अब जो जागनी के ब्रह्मांड में तीसरी बार आया ना, यहाँ की सीढ़ी प्रकाश हिंदुस्तानी से शुरू प्रकाश होती पानी से है। है। हाँ आगे फिर सागर श्रृंगार तो हाँ, सब वो तो फिर अगली सीढ़ियां हो गई अगली धनी, है जैसे ना। जैसे हम उन पे भी आगे खरे उतरते जाते हैं, उनको भी अपने हृदय में बसाती जाती है जो आत्मा, तो वो आगे आगे वाली सीढ़ी चढ़ते चलते आगे चलती चली जाती है। वाणी मंथन तो पहला स्टेप है ही है, फिर तभी तो आगे चितवन में भी हम कुछ कर पाएंगे। वाणी मंथन फिर 25 पक्ष और फिर चितवन तो उसके बाद ही है। और अब तो राजी ये सब कुछ करवा रहे हैं हमसे, बड़े प्यार से करवा रहे हैं, और प्यार से ना करें तो डंडे से करवा रहे हैं। डंडे से कई करवा सुंदर रहे। साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, फिर वो उनके साथ प्रेम इतना बांध दिया कि वो प्रेम में बंध के फिर वो डांट भी देते हैं, तो हम कहते हैं नहीं नहीं सारे काम छोड़ के आना ही है। कई बार तो इसलिए इस डर से आते हैं कि भाई वो क्या कहेंगे, ऐसे तेरा ही काम ज्यादा है क्या, और सब काम नहीं कर रहे हैं क्या, तुझे आना ही आना है। तो फिर ये एक मतलब प्रेम वाला डंडा ही है ना। तो ये रांची सबके अंदर बैठ के करवा रहे हैं काम, हमें तो बहुत आसान लग रहा है, अब लग रहा है, और आनंद भी आ रहा है। अब बिल्कुल। जीवन आनंद ले पा रहे हैं, अब हाँ, आनंद ले पा रहे हैं खेल का। ये राजीव महाराज ने जूम बनाया है, हमारे लिए बनाया है। हाँ, तो सुख कहते हैं ना, जब ब्रह्मांड प्रलय होगा ना, तो तब भी अखंड तो होगा ब्रह्म सृष्टियों के लिए, क्योंकि ब्रह्म हाँ, सृष्टियां इस ब्रह्मांड में आई हैं। लेकिन सुख इसका सब दुनिया लेगी, क्योंकि हाँ, उनको भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसे ही ये जून का भी है, आया तो हमारे लिए है, लेकिन सुख सब ले रहे हैं। ऑफिस वाले भी ले रहे हैं, स्कूल वाले भी ले रहे हैं, सब सुख ले रहे हैं। आया तो हमारे लिए है ना जो, कि राजीव महाराज कहते हैं इन्हें इकट्ठा करूं तो करूं कैसे मैं अब। ये तो कोई यूएस बैठी है, कोई कनाडा बैठी है, कोई न्यूजीलैंड बैठी है, कोई इंडिया, कोई पंजाब, कोई कहाँ, तो इनको इकट्ठा करूं तो करूं कैसे मैं। भंडारे बतेरे मैंने कर लिए, भंडारे पे आती है 4 दिन के लिए, फिर चली जाती है। तो अब मैं कोरोना भेजता हूँ, सही बात है। हो जाएंगी। और दीदी कोई आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई पहले पैसा। जाते थे तन भी थक जाते थे, घर से भी हाँ, मुश्किलें आती थी, इनको भी बना के दे दिया खाना, जो काम करना है वो भी कर दिया, फिर बैठ गए अपनी आत्मा को साधने के लिए। कितना आसान कर दिया, ये तो बहुत आसान लेकिन कर देखो ना, तब हमारे बच्चे भी छोटे होते थे, बच्चों को लेके भी जाते, सब कुछ लगता था, तब हमें इजी लगता था। अब हमें ये जब थोड़ा सा बैठना ना, ये भी हम कहते हैं हाय हमारा ये काम है, हमारा ये काम है। तो वो तो फिर दीदी माया ने आके काम करना है किसी न किसी रूप में, अब बहुत ही आसान हो गया। अगर हम कोशिश करेंगे तो अब राज्य ने तो सारे रास्ते खोल ही दिए, तो कई राजी ने रास्ते ले खोल भी दिए। रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। चितवन लग जाती है सुंदर साथ, बताते नहीं है लेकिन इतने आनंद में है, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। अब देखो 1 साल 1.5 साल हुआ था रचना जी को, और कहा इतना कुछ एक सुंदर साथ कल वो बता रहे थे यही कि अभी एक साल हुआ है और अभी पहली बार खिलवत पढ़ रहे हैं, खिलवत मंथन कर रहे हैं। और मेरे वो इतना अच्छा बता रहे थे और मेरे दिल में आ रहा था, मैंने तो खिलवत बहुत बार कर ली, लेकिन अभी भी कई बार अटक जाती हूँ मैं चुपाइयों में, जबकि कई सबसे तो ज्यादा होता है ना, आसान है। जैसे सारी पढ़ लो तो कई बार एक चरण पे अटक जाते हैं कि ये लाइन लग जाती है बिल्कुल। लेकिन अब कम समय में ना दीदी अंदर से खुल रहा है, अब जो सुंदर साथ आ रहे हैं उतना जल्दी हमारे बराबर सबको सुख दे के, चाहे कोई कहे कि मैं 20 साल से हूँ, तो वो 2 महीने में भी उसको वो सुख दे रहे हैं राज्य। पहले पैसेंजर ट्रेनें थी, है ना, फिर हाँ एक्सप्रेस ट्रेन, अब हाँ भाई हाँ फ्लाइट से सब आ रही हैं। हाँ हाँ। अब हम पन्ना जी भी फ्लाइट जाना से तो चाहे आ तो 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। चेंज भी तो हो गया ना। हाँ जी, हाँ जयकारा लगाओ, मेहता जी जयकारा लगाए आप भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी।